हेलो एवरीवन। वेलकम करती हूँ मैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल फ्री गाइड पर। और जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा, ये 7th लेक्चर है रीट मेंस की मैथ्स का। और आज इस वीडियो में हम मेंसुरेशन करने वाले हैं। मेंसुरेशन में दो पार्ट होते हैं, 2D शेप्स और 3D शेप्स। 2D में हम पढ़ते हैं एरिया पेरीमीटर और 3D में हम वॉल्यूम के बारे में पढ़ते हैं। तो आज इस वीडियो में 2D शेप्स कराने वाली हूँ मैं, तो एंड तक ज़रूर देखना। बिना किसी टाइम वेस्ट के हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मेंसुरेशन क्या होता है। जो मैंने टर्म यूज़ की मेंसुरेशन, व्हाट इज़ दिस? इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ये मैथमेटिक्स की एक ऐसी ब्रांच है इन विच वी स्टडी अबाउट द एरिया, पेरीमीटर, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एट्सेट्रा। एरिया क्षेत्रफल, पेरीमीटर परिमाप, सरफेस एरिया वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब आयतन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेन एंड सॉलिड फिगर्स। तो हम मेंसुरेशन एक ऐसा मतलब मैथमेटिक्स का एक ऐसा पार्ट है जिसमें हम सॉलिड शेप्स के पेरीमीटर, एरिया, वॉल्यूम इन सब के बारे में स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं। तो शेप्स में हमारे दो तरीके के सॉलिड फिगर्स आते हैं, शेप्स आते हैं। एक तो आता है 2D, एक आता है 3D। 2D यानी टू डायमेंशनल फिगर्स, यानी जिसमें केवल लंबाई हो और चौड़ाई हो। सॉरी, ये तो हाइट हो गई। लंबाई हो और चौड़ाई हो, ठीक है। और अगर एक तीसरा फैक्टर हाइट और जुड़ जाता है तो फिर उसको हम क्या बोलते हैं? 3D फैक्टर, मतलब 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल में क्या आता है? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। हाइट यानी ऊंचाई, ठीक है, कि कितनी उसकी हाइट है। और 2D में क्या आता है? लंबाई और चौड़ाई। जैसे 2D में क्या होता है? ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल। सर्कल गोलाकार, ट्राइंगल यानी 3 साइड से बंद आकृति, क्वाड्रिलेटरल यानी 4 साइड से बंद आकृति। मतलब जो हमारा फिगर बन रहा है वो 4 लाइन सेगमेंट से बना हुआ है। क्यूब यानी नॉर्मल क्यूब, हमें पता ही है, क्यूबॉइड दिस वन एंड सिलेंडर दिस वन। तो आज इस वीडियो में हम 2D शेप्स करने वाले हैं। क्या होता है भाई 2D शेप्स? सबसे पहले हम पढ़ते हैं ट्राइंगल के बारे में, कि आखिर ट्राइंगल क्या होता है। ट्राइंगल का वैसे हम एरिया जानते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। यह हमने कॉमन पढ़ रखा है। कोई ट्राइंगल दे रखा है तो इसकी क्या हाइट है और क्या इसके बेस की लेंथ है, तो हम इन दोनों को यहाँ पुट करके इसका एरिया निकाल सकते हैं। लेकिन ट्राइंगल में भी हमने पढ़ रखे हैं 3 टाइप के ट्राइंगल होते हैं। पहला इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसकी तीनों साइड, तीनों भुजाएं बराबर होती है। आइसोसेलेस ट्राइंगल, जिसकी 2 भुजाएं, 2 साइड बराबर होती है। स्केलन ट्राइंगल, जिसकी तीनों साइड डिफरेंट होती है, तीनों भुजाएं अलग अलग होती है। जैसे आप डायग्राम देख सकते हैं, दिस वन, इसकी ये वाली साइड ए है, ये वाली साइड भी ए है, दिस वन साइड भी ए है। अगर हम इसके बीच में एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करें, एल्टीट्यूड यानी जो 90 डिग्री का एंगल बनाता हो वो ड्रॉ करें, तो ये इस लाइन सेगमेंट को बराबर हिस्सों में कट करता है। इधर a/2 आएगा, इधर भी a/2 आएगा। आइसोसेलेस ट्राइंगल में 2 साइड ये जो आपको दिख रही है ये बराबर होती है, तीसरी साइड जो होती है वो अलग होती है, b। अगर हम इसमें एल्टीट्यूड ड्रॉ करें तो ये इसको दोनों साइड में बराबर कट करता है, ठीक है। और b/2 में मतलब ये डिवाइड हो जाती है। ABC ये नॉर्मल एक स्केलन ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड डिफरेंट होती है। अब हम देखते हैं कि पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर यानी परिमाप, परिमाप यानी बाउंड्री की लेंथ, है ना, किनारों की लेंथ। a+a+a, तीनों साइड a है तो तीनों की लेंथ हो जाएगी कितनी? 3 हो गई। आइसोसेलेस ट्राइंगल में 2a+b, 2 साइड सेम है, एक अलग है, और इधर a+b+c। पेरीमीटर तो इजी था। उसके बाद हम देखते हैं एरिया। एरिया कैसे निकालते हैं? जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया √3/4a²। क्या होता है? √3/4a²। आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं? b/4 √4a² माइनस b²। और स्केलन ट्राइंगल में हमें कुछ भी गिवन नहीं होता है, ना हाइट ना कुछ, तो इसका हम कैसे निकालते हैं? दिस फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को क्या बोलते हैं? इफ़ यू रिमेंबर, इस फॉर्मूले का नाम है हेरॉन्स फार्मूला। क्या है भाई नाम इसका? हेरॉन्स फार्मूला, ठीक है। तो उसमें ये जो S होता है, S का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर कैसे निकाल सकते हैं अपन?
जैसे अपन ने इस ट्राइंगल का जो पेरीमीटर निकाला a प्लस बी प्लस सी, उसके अपॉन में अगर अपन 2 कर दें तो क्या आ जाएगा, सेमी पेरीमीटर। जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है, पेरीमीटर के अपॉन में 2 लिख दिया, a प्लस बी प्लस सी के अपॉन में 2 लिख दिया, ठीक है। तो इससे सेमी पेरीमीटर आ जाता है। और सेमी पेरीमीटर के आने के बाद हम उसे इसमें रख देते हैं, s की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, और a b c क्या है, इस साइड, इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स है। तो इस फॉर्मूला में रखने पर स्केलन ट्राइंगल का आपका एरिया आ जाएगा। इस फॉर्मूला में रखोगे तो आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया आएगा b यानी जो अलग वाली साइड है, दोनों से अलग साइड, a यानी जो दो साइड बराबर है वो a वाली साइड, और इधर √3/4 a स्क्वायर, इधर a की दे रखा है क्योंकि तीनों साइड बराबर होती है। ये तो हुई इनकी एरिया की बात और पेरीमीटर की बात। अब हमें हाइट निकालनी हो तो हम क्या हाइट कैसे निकालेंगे? देखो, एक बात समझो, नॉर्मल ट्राइंगल है, अगर मैं बोलूँ इसकी हाइट, ये जो मैंने अभी लाइन बनाई, क्या ये इसकी हाइट है? या ये वाली लाइन इसकी हाइट है? नहीं है। इसकी हाइट क्या होगी? दिस वन, ये जो अभी मैंने बनाई ये इसकी हाइट होगी। क्या होगी इसकी हाइट? ये बीच वाली। क्यों होगी? क्योंकि ये जो है नीचे 90 डिग्री का एंगल बना रही है। अगर मैं बोलूँ दो लाइन के बीच, इसके बीच और इसके बीच कितना डिस्टेंस है, स्केल रख के नापो, अगर मैं ऐसा बोलूँ तो आप ऐसे स्केल रखोगे, ऐसे रखोगे? नहीं ना। ऑब्वियसली आप इन दोनों के परपेंडिकुलर रखोगे, 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए स्केल रखोगे, तब आपको पता लगेगा कि यार इसके बीच में तो यार 2 सेंटीमीटर का गैप है, या जितना भी गैप है। तो याद रखना, ये जो ट्राइंगल होता है, जब हम इसकी हाइट की बात करते हैं तो ये जो एकदम सीधी आ रही है, ये क्या होती है, इसकी हाइट होती है, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्टीट्यूड। और अगर इसी सेम ट्राइंगल में एक और एग्जांपल लेती हूँ, अगर ट्राइंगल में जैसे ये ट्राइंगल दे रखा है और ऐसे लाइन बना रखी है, चलो ये तो थोड़ा अलग बन गया, इसमें समझ नहीं पाओगे तुम, थोड़ा इस तरीके से बना देते हैं। तो ये लाइन जो मैंने बना रखी है और मैं बोल रही हूँ ये इन दोनों को क्या कर रही है, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, तो ये वाली लाइन क्या कहलाएगी, जो मैंने ऐसे बोल्ड कर रखी है, ये वाली लाइन कहलाएगी मीडियन। मीडियन क्या करती है, एक वर्टेक्स से निकल के जब सामने वाली साइड पर जाती है तो सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है, विभाजित कर देती है। और अगर इसी सेम ट्राइंगल में अगर मैं बात करूँ, ये अगर ऐसे लाइन बना दूँ और यहाँ 90 डिग्री है, तो ये वाली लाइन क्या हो जाएगी, स्ट्रेट वाली लाइन क्या हो जाएगी, एल्टीट्यूड, और ये पर्पल वाली लाइन क्या हो जाएगी, मीडियन। ठीक है, स्ट्रेट वाली लाइन तो एल्टीट्यूड, और ये जो पर्पल वाली लाइन है तिरछी, ये मीडियन हो जाएगी। गॉट इट। अब हम देखते हैं इसकी हाइट कैसे निकालते हैं। हाइट देखो भाई, √3/2a कैसे निकलेगी, इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट √3/2a। आइसोसेलेस ट्राइंगल की हाइट कैसे निकलेगी, हाफ √4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कैसे, √4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो हमने यहाँ लिखा था वही यहाँ लिखा। देखो एरिया ये है b/4, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/2, तो उससे हाइट निकलेगी। एरिया का फॉर्मूला ये है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, बेस हमारा इधर क्या दे रखा है b, और हाइट तो h है ही है, और इंटू होता है बराबर एरिया, तो हाफ इंटू बी इंटू एच बराबर, ये पूरी इक्वेशन यहाँ रख देंगे। यहाँ रखने पर ये जो बेस था, बेस से बेस कैंसिल हो जाएगा, ये जो 4 है और ये 2 है ये कट जाएगा, तो 1/2 ही बचा। इधर 1/2 √4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, किसका आंसर आ गया, हमारे h का आंसर आ गया। ठीक है, और यहाँ पर ऐसा एल्टीट्यूड निकालने की एज सच कोई नीड ही नहीं है। ठीक है, इसमें नहीं पूछेंगे, और अगर पूछेंगे तो भी आप नॉर्मल एरिया निकालोगे। एरिया निकालने के बाद आप किसके बराबर रख दोगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जिसमें आपके पास बेस तो होगा, हाइट नहीं होगी, और एरिया इसके साथ आ ही गया होगा, तो इक्वल में एरिया लिख दोगे आप। जो इसको सॉल्व करने पर आंसर आया उसको यहाँ लिखोगे। बेस आपके पास है, 2 तो इधर है ही, हाइट आ जाएगी इससे, सिंपल। तो ये हमने ट्राइंगल के बारे में पढ़ा। एक और चीज़, राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है। वैसे तो हम सब जानते ही हैं, राइट एंगल ट्राइंगल मतलब एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री के बराबर हो, 90 डिग्री कोण हो। ठीक है, तो क्या कहलाता है वो, राइट एंगल ट्राइंगल कहलाता है। और 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो हमारी क्या कहलाती है, हाइपोटेनियस, कर्ण कहलाती है।
ठीक है। और उसके बाद ये नीचे वाला जो है बेस, आधार, इधर जो है परपेंडिकुलर लंब। और पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या बोलती है? पाइथागोरस थ्योरम ये बोलती है एच स्क्वायर हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारी क्या है? हाइपोटेनियस थ्योरम, जिसमें हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर। और नॉर्मल इसका एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं? क्योंकि हमें यहाँ 90 डिग्री का कोण दे रखा है, तो ये इसका हाइट ही हो गई। इस ट्रायंगल की हाइट क्या हो गई? ये परपेंडिकुलर, क्योंकि अभी अपन ने क्या पढ़ा था? एक ट्रायंगल की हाइट क्या होती है? जो 90 डिग्री का कोण बनाती है। यहाँ तो ऑलरेडी इस ट्रायंगल में बन ही रहा है, तो ये परपेंडिकुलर ही इसकी हाइट हो जाएगी। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट जो अपन करते हैं, उसमें ये बेस हमारा क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया। सॉरी, यहाँ पर नहीं, हाइट जो है हमारी क्या हो गई? परपेंडिकुलर, और बेस नॉर्मल, यहाँ पर ये बेस हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा पूरा ये कंसेप्ट। और एक और चीज़ ध्यान रखना, एक ट्रायंगल में 3 साइड्स है, जैसे ए बी सी, तो एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि ट्रायंगल की 2 साइड का सम हमेशा ग्रेटर होगा उसकी थर्ड साइड से। ऑब्वियसली हमें पता ही है, ये जो आपको ए और बी दिख रहे हैं और नीचे ये जो सी लाइन है, अगर इन ए और बी ये जो तिरछी लाइन है इसको मैं खींच के सीधा कर दूं, ये दोनों को ए बी को मैं सीधा कर दूं, तो सी लाइन से तो बड़ा ही आएगा। तो ये इसकी ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है, जिसके रिलेटेड भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। अब हम देखते हैं क्वाड्रिलेटरल, कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। मैंने 2D शेप्स में क्या बताया था? एक तो ट्राइंगल, एक क्वाड्रिलेटरल और एक सर्कल। ट्राइंगल यानी 3 साइड वाला, क्वाड्रिलेटरल यानी 4 साइड वाला, सर्कल नॉर्मल जो हमारा गोलाकार होता है वो। ट्राइंगल हम अपन ने पढ़ लिया, उसके तीनों प्रकार पढ़ लिए। अब अपन पढ़ते हैं क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में भी 5 टाइप होते हैं, और फिर अपन पढ़ेंगे सर्कल। ठीक है, देखो इसको 1 मिनट यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा समझने में। एक बार इसको समझ लेते हैं, फिर ट्रेपीजियम और सर्कल नीचे जो लिख रखे हैं वो पढ़ लेंगे। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? फिगर एनक्लोज्ड बाय 4 साइड्स। फिगर एनक्लोज्ड बाय 4 साइड्स यानी 4 रेखा से बंद आकृति। ठीक है ना? सम ऑफ ऑल एंगल्स बराबर 360 डिग्री। कोई सी भी आपने ऐसे 4 लाइन बना दी, ऐसे 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 कैसे भी बना दी आपने, तो वो हर एक शेप जो ऐसा 4 साइड से बना हुआ हो, वो क्या कहलाएगा? हमारा क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा। अब आपको पहचानना है कि वो आखिर क्वाड्रिलेटरल कौन सा है। सबसे पहला आता है स्क्वायर, देन रेक्टेंगल, फिर रोम्बस, देन पैरेललोग्राम। देखो, स्क्वायर और रोम्बस जो हैं भाई भाई, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम क्या है? भाई भाई हैं। ठीक है, इनकी बस अपन को प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है, कुछ थोड़ा मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर डिफरेंस है, बाकी ऑलमोस्ट सेम सेम है थोड़ा। देखो, साइड्स क्या होती है स्क्वायर की? इक्वल होती है, बचपन से पढ़ते आए हैं। रोम्बस की साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है, बराबर। एंगल्स इक्वल्स 90 डिग्री। इधर ये जो आपको 4 कोने दिख रहे हैं, है ना, ये किसके बराबर होते हैं? 90 डिग्री के बराबर होते हैं। पर रोम्बस में ऐसा नहीं होता है। रोम्बस में क्या होता है? अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। इसमें कोई भी 90 डिग्री के बराबर नहीं होता, ये वाले में से। ठीक है, पर इसके अपोजिट एंगल क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर, अपोजिट एंगल। स्क्वायर में डायगोनल्स इक्वल बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। जो ये स्क्वायर के डायगोनल्स हैं, ठीक है, ये एक तो बराबर होते हैं। स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं क्या होते हैं? बराबर होते हैं, और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। बाइसेक्ट करने का मतलब है, बाइसेक्ट वर्ड का मतलब है दोनों को एकदम बराबर हिस्से में काटना। जैसे अगर ये लाइन, जैसे मेरी उंगली देख रहे हो, अगर इसने इसको काटा दूसरी उंगली ने, तो ये यहाँ जिस पॉइंट पर काटा, इस पॉइंट पे काटा, तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बराबर होगा। ठीक है, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बराबर होगा, क्योंकि इसने इसको इस पॉइंट पर काटा है। तो बाइसेक्ट का मतलब इक्वल पार्ट में विभाजित करना, डिवाइड करना। बाइसेक्ट एट 90 डिग्री, 90 डिग्री पे बांटते हैं, तो 90 डिग्री का एक तो कोण बनाते हैं, और कोण बनाने के बाद ये दोनों साइड्स इसकी क्या होती है? बराबर हो जाती है। देखो,
ये वाली साइड और ये वाली साइड इसकी क्या होती है, बराबर हो जाती है, और बीच में कितना बनता है, 90 डिग्री का बनता है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं इधर डायगनल्स बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। इसमें भी डायगनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। इन दोनों को इसको और इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे और ये दोनों साइड्स को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, और बीच में कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री। जैसे ये दो डायगनल बन रहे हैं, यहाँ भी 90 डिग्री बनेगा, ये वाला भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री, एंड दिस वन इज़ ऑल्सो 90। गॉट इट। सो इसकी प्रॉपर्टीज़ और इसकी प्रॉपर्टीज़ समझ आ गई। क्या समझा अभी अपन ने, स्क्वायर की चारों साइड बराबर, रोम्बस की चारों साइड बराबर। स्क्वायर में कोने वाले जो एंगल थे वो किसके बराबर, 90 डिग्री के बराबर, लेकिन रोम्बस में 90 डिग्री के बराबर नहीं होते हैं, अपोजिट एंगल आपस में बराबर बराबर होते हैं। फिर अपन ने क्या देखा, जो स्क्वायर के डायगनल्स है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। सेम चीज़ रोम्बस के डायगनल्स जो हैं आपस में बाइसेक्ट करते हैं और 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। वन मोर थिंग, स्क्वायर के जो डायगनल होते हैं वो इक्वल होते हैं, पर रोम्बस के यहाँ पे केवल बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। ये दोनों की लेंथ बराबर थोड़ी होती है, ये वाला आपको बड़ा दिख रहा होगा साइड और ये वाली छोटी साइड है, तो इसके डायगनल बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर और रोम्बस की प्रॉपर्टी समझ आ गई। अब इनके पढ़ते हैं फॉर्मूलाज क्या होते हैं। पेरीमीटर 4a यानी पेरीमीटर यानी परिमाप, और परिमाप यानी बाउंड्री। इन चारों बाउंड्री का सम क्या होता है, ए, इधर भी ए है, इधर भी ए, तो चारों को ऐड कर देंगे तो 4a आ गया, इधर भी 4a हो जाएगा, बाउंड्री में कोई डिफरेंस नहीं। डायगनल की इधर बात करी जाए तो √2a से इसका डायगनल निकाला जाता है। √2a कहाँ से आया भाई, आपको देखो अभी अपन ने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी थी। ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, यहाँ पर 90 डिग्री है, ये a, ये भी a, तो बताओ ये वाली साइड कितनी होगी, a² प्लस a² का अंडर रूट, a² प्लस a² का अंडर रूट बराबर √2, और इधर a आ जाएगा क्योंकि ये क्या हो गया, 2a² हो गया ना, तो a तो अंडर रूट के बाहर चला जाएगा और अंडर रूट में √2 रह जाएगा और a बाहर आ गया। तो ये सेम डायग्राम आपको कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, ये रहा, ये वाली a साइड, ये वाली a साइड, बीच वाला डायगनल अभी अपन ने क्या निकाला, √2 है, और मैंने यहाँ पर क्या लिख रखा है, √2a। ठीक है, यही लिख रखा है मैंने भी। तो √2a हमारा डायगनल हो गया। एरिया क्या हो गया, a², स्क्वायर का एरिया इन दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर दो, a² हमारा एरिया आ जाएगा। अगर हमें साइड ना दे रखी हो, डायगनल दे रखा हो स्क्वायर में, तो उसका एरिया कैसे निकालेंगे अपन, a बराबर d²/2। अब आ जाते हैं रोम्बस के केस में। पेरीमीटर अपन ने पढ़ ही लिया। रोम्बस का एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया बराबर बेस इंटू हाइट। क्या, एरिया बराबर बेस इंटू हाइट, बेस ये रहा। अच्छा बताओ इस रोम्बस की हाइट कहाँ है, ये इसकी हाइट है क्या, ऑब्वियसली नॉट। ये जो सीधी लाइन दिख रही है ना, ये इसकी क्या होगी, हाइट होगी, और यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो इसकी हाइट आएगी। और अगर ये क्वेश्चन में गिवन है तभी आप एरिया निकाल सकते हो। अगर क्वेश्चन में दोनों डायगनल की लेंथ गिवन हो, ठीक है, दोनों डायगनल की लेंथ गिवन हो, तो इसका एरिया कैसे निकालोगे, इस फॉर्मूला से, ½ × d1 × d2। गॉट इट। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो आप ध्यान रखेंगे, 4a² बराबर d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। ठीक है, कि आपको है ना दोनों डायगनल दे दिए मान लो, और फिर आपसे बोल रखा है कि बताओ इस रोम्बस का पेरीमीटर क्या होगा। तो अब आपको तो पता ही नहीं इसकी साइड क्या है, ना यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है कि आप कुछ ना कुछ पाइथागोरस थ्योरम लगा के सॉल्व कर लोगे, ना वो कर सकते हो, तो फंस गए यहाँ पे तो अपन। तो d1 का स्क्वायर और d2 का स्क्वायर मतलब ये डायगनल 1 की लेंथ और ये डायगनल 2 की लेंथ, अगर इस फॉर्मूले में पुट करोगे तो आप इसकी साइड निकाल पाओगे, किसकी, रोम्बस की। साइड आने के बाद फिर अपन पेरीमीटर इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। तो बस ये फॉर्मूला आपको इसलिए ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं हम, आई होप स्क्वायर और रोम्बस समझ आया होगा। अब हम पढ़ते हैं रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम। इन दोनों का ऐसे डिफरेंस करके पढ़ा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए चीज़ें। ठीक है, उसके बाद रेक्टेंगल क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है,
पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, ये बात दोनों में सेम है। एंगल्स इसमें 90 होते हैं, इधर ये कोने वाले एंगल 90 डिग्री, इसमें अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। सेम ये वाली चीज़ आ गई, ठीक है, रोम्बस वाली। अपोजिट एंगल इसमें क्या आ जाते हैं, बराबर आ जाते हैं। डायगनल्स इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट ईच अदर। डायगनल्स क्या होते हैं, डायगनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, मतलब इक्वल इनकी लेंथ होती है, और एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। अब देखो यहाँ पर केवल क्या लिख रखा है, बाइसेक्ट ईच अदर। यहाँ पर ऐसा नहीं लिख रखा है बाइसेक्ट एट 90 जो स्क्वायर और रोम्बस के केस में था। यहाँ केवल बाइसेक्ट ईच अदर लिखा है, मतलब इक्वल पार्ट में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। यहाँ पर भी क्या होता है, डायगनल बाइसेक्ट ईच अदर। यहाँ पे भी ये जो डायगनल दे रखा है, तो इसको इक्वल पार्ट में ये लोग क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, पर बीच में 90 डिग्री का कोण नहीं बनता है। याद रखना, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में बीच में जब डायगनल मिलते हैं वहाँ पर 90 डिग्री का कोण नहीं बनता, जैसा यहाँ रोम्बस में और यहाँ स्क्वायर में बन रहा था, ठीक है। आई होप ये प्रॉपर्टी रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम की क्लियर हो गई है। अब अपन फॉर्मूलाज देखते हैं। फॉर्मूलाज क्या बोलते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़ लेंगे। इधर एल है, इधर बी है, लेंथ और ब्रेथ। लेंथ यानी लंबाई, ब्रेथ यानी चौड़ाई। तो इसके सामने वाली साइड के बराबर है, तो ये भी एल होगा, ये भी बी होगा। तो पूरी बाउंड्री का पेरीमीटर लेंथ कितनी हो गई भाई, एल प्लस एल 2L, बी प्लस बी 2B। तो 2 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, एल प्लस बी। तो ये हमारा इसका क्या आ गया, पेरीमीटर आ गया। अब जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर है वही सेम हमारा किसका पेरीमीटर है, पैरेललोग्राम का। यहाँ मैंने ए और बी लिख रखा है, एल और बी लिखो, ए और बी लिखो, ठीक है। फॉर्मूला वही है, ध्यान वही है। याद रखना, जो रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होता है, लेंथ जो होती है हमेशा बड़ी होती है। जो बड़ी साइड है वो हमेशा लेंथ लेंगे, और जो छोटी साइड है वो हमेशा बी लेंगे, ब्रेथ लेंगे, ठीक है। अगर हमें इसमें डायगोनल निकालना हो तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो हम ये वाली जो लेंथ है वो निकाल सकते हैं, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होता है ना। तो यहाँ से अपन स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। तो डायगोनल अपने पास आ गया। फिर एरिया कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ से। तो ये चीज़ अभी मैंने आपको बताई, लेंथ हमेशा क्या होगी, बड़ी होगी ब्रेथ से। इधर पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकालेंगे, बेस इंटू हाइट, ठीक है। आप इसमें ये वाला फॉर्मूला मत लगा देना रोम्बस वाला, कि अगर दोनों डायगोनल की लेंथ दे रखी है तो अपन मतलब ये लगा देंगे हाफ इंटू D1 इंटू D2। ये रोम्बस के इसमें ही होता है, पैरेललोग्राम के इसमें नहीं होता है। बेस इंटू हाइट होता है नॉर्मल। और ये वाला फॉर्मूला क्या करेंगे, आप ध्यान में रखेंगे। जैसे इसका फॉर्मूला अपन ने ध्यान में रखा था, सेम एज इट इज़ इसका फॉर्मूला अपन क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। अब इस फॉर्मूले को याद कैसे रखना है, देखो दोनों के केसेस में अगर आप देखोगे तो D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर सेम, D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर सेम, मतलब दोनों डायगोनल के स्क्वायर्स को ऐड कर रखा है, दोनों डायगोनल के स्क्वायर को ऐड कर रखा है। रही बात इसको याद रखने की, तो यहाँ पर ये क्या है, 4A पेरीमीटर है, पेरीमीटर में साइड का स्क्वायर कर दिया। ये क्या है, पेरीमीटर है, पेरीमीटर लिख के साइड्स के यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर लगा दिया। सिंपल हो गया याद, ठीक है भाई। चलो, तो 4 तो हमने निपटा दिए फटाफट, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम। अगर रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम की बात करें तो एक बार वापस इधर देखो, रेक्टेंगल में चारों साइड आप आमने सामने की साइड बराबर, पैरेललोग्राम में भी आमने सामने की साइड बराबर। रेक्टेंगल में डायगोनल्स जो होते हैं बराबर होते हैं, और इधर जो होते हैं डायगोनल्स बराबर नहीं होते हैं। इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, पैरेललोग्राम में इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, और इधर भी बाइसेक्ट करते हैं, पर दोनों में 90 डिग्री पे बाइसेक्ट नहीं करते हैं। फिर इसके जो कोने वाले एंगल होते हैं रेक्टेंगल के, वो 90 डिग्री होते हैं, इधर 90 डिग्री नहीं होते हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम रेक्टेंगल से टेढ़ा होता है। तो 90 डिग्री तो सीधा है, तो टेढ़े वाले लोग 90 डिग्री एंगल कैसे बनाएंगे, सिंपल। तो ये चारों आई होप आपको समझ आए होंगे। अब हम देखते हैं ट्रेपेजियम एंड सर्कल। ट्रेपेजियम और सर्कल क्या होता है, देखो
ट्रेपेजियम की खासियत है कि इसकी एक पेयर ऑफ पैरेलल साइड, एक पेयर जो होगा पैरेलल साइड्स का होगा, एक पेयर जो होगा नॉन पैरेलल साइड्स का होगा। पैरेलल यानी ऐसी साइड्स जो आपस में नहीं मिलती, उनको आगे कितने ही एक्सटेंड करोगे आप, वो आगे नहीं मिलेगी। ठीक है, इसको आगे कितना ही एक्सटेंड करते जाओ, इस लाइन को, ऊपर वाली लाइन को कितना ही खींचो, नीचे वाली लाइन को कितना ही खींचो, आगे कभी ये नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर ये वाली जो लाइन आपको दिख रही है, ये वाली लाइन, इसको आगे आप कितना ही बढ़ाते जाओगे, ये आपस में मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो ये दोनों कैसी लाइन हो गई? पैरेलल लाइंस हो गई। लेकिन अगर आप ट्रेपेजियम की ये वाली साइड्स देखोगे और इसको आगे एक्सटेंड करना, तो करते गए करते गए करते गए करते गए, इधर भी अपन इसको आगे एक्सटेंड करते गए, तो इधर एक्सटेंड करने पर, इधर एक्सटेंड करने पर ये सारी साइड्स तो यहाँ पर मिल गई। यहाँ मिल गई मतलब ये दोनों साइड्स कैसी हो गई? नॉन पैरेलल हो गई। तो ट्रेपेजियम की यही खासियत होती है, एक पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल होता है, एक पेयर ऑफ साइड्स नॉन पैरेलल होता है, जो आगे जाके टकरा जाती है साइड्स। ठीक है, तो यही हमारा ट्रेपेजियम शेप है, जिसकी सारी साइड्स अलग अलग होती है, कुछ भी सेम नहीं होता। और ये बीच में क्या दे रखी है? इसकी हाइट दे रखी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में नहीं रखनी है, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। ऊपर वाली चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, इसका पेरीमीटर और एरिया। पेरीमीटर क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, चारों साइड्स की बाउंड्री का सम। और एरिया यानी हाफ, इसका एरिया क्या होता है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इंटू हाइट। यही अपन पढ़ते आए हैं, ट्रेपेजियम का एरिया यही होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सम ऑफ पैरेलल साइड्स यानी a प्लस बी, तो a प्लस बी, और हाइट h, तो इंटू h, तो हाफ a प्लस बी इंटू h, या हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। नॉर्मल, ये था हमारा ट्रेपेजियम। फिर हम देखते हैं सर्कल। सर्कल क्या होता है? इसका पेरीमीटर होता है 2 पाई r। क्या होता है इसका पेरीमीटर? 2 पाई r इसका पेरीमीटर होता है। एक मेरे को है ना, मैंने कहीं पे पढ़ा था, इसको बहुत सारे जो छोटे बच्चे होते हैं ना, जब आप कभी मतलब आगे जाके टीचर बनेंगे, आपको छोटे बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, 6ठी 7वीं के या 5वीं के बच्चों को, उनको ये पेरीमीटर इनके ध्यान नहीं रहते, 2 पाई आर स्क्वायर, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो ऐसे ही मैंने कहीं पे शायरी पढ़ी थी, शायद न्यूज़पेपर में आई थी या कुछ ऐसा हुआ था, कि ना किसी से दोस्ती, ना किसी से प्यार, ना किसी से दोस्ती, ना किसी से प्यार, व्रत की परी थी 2 पाई आर। वाह 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 वाह। चलो आज का ख़त्म सम्मेलन, कवि सम्मेलन ख़त्म। अब आ जाते हैं टॉपिक पे। सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है? 2 पाई आर। सर्कल को ही हिंदी में क्या बोलते हैं? व्रत बोलते हैं। और पेरीमीटर को परिधि, तो व्रत की परिधि 2 पाई आर। देखो भाई, सर्कल में क्या होता है, ये जो बीच में इसके सेंटर से अगर अपन ये लाइन बनाएं, सबसे लॉन्गेस्ट लाइन सेगमेंट बनाएं सर्कल में, तो वो लॉन्गेस्ट लाइन सेगमेंट क्या हो जाता है? हमारा डायामीटर हो जाता है। और डायामीटर क्या होता है? रेडियस का दुगना होता है। ये इसकी रेडियस है ना, ये जो आधी है, ये तो क्या है? पर्पल वाली रेडियस। और फिर ये जो पूरा है, पूरी जो लेंथ है, वो क्या है? डायामीटर। तो डायामीटर बराबर 2r। एरिया क्या होता है सर्कल का? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ मैंने लिख रखा है बीच में जो थीटा बना के, इसको अभी आप रहने दे सकते हैं या याद करना चाहें तो कर सकते हैं, पर याद रखना इसमें जो थीटा होता है वो ग्रेडियंट में होता है, सॉरी ग्रेडियंट नहीं, रेडियन में होता है। थीटा जो होता है वो किस में होता है? रेडियन में होता है, डिग्री में नहीं होता। ठीक है, अगर आपने पढ़ा है आपको याद होगा, रेडियन में होता है, एन है ये, ठीक है, एन 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 रेडियन। और एल बराबर आर, एल यानी इसकी लेंथ, आर यानी रेडियस। अगर अपन एल अपॉन आर कर दें तो ये बीच में जो थीटा एंगल बन रहा है वो थीटा हमारा एंगल आ जाएगा। पर एंगल ऐसे नहीं आएगा 60 डिग्री और ऐसे, एंगल किस में आएगा? पाई, 2 पाई, पाई अपॉन 2, 3 पाई बाय 4, है ना, पाई की फॉर्म में आएगा। गॉट इट? इसको आप ऐसे याद नहीं रखना चाहें तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, मेन चीज़ आपको ये याद रखनी है, डायमीटर, पेरीमीटर और एरिया। सेमी सर्कल क्या होता है भाई? सर्कल को ऐसे लो, बीच में से काट डालो साले को,
ठीक है। तो हमारा सेमी सर्कल बन जाता है। सेमी सर्कल में भाई पेरीमीटर क्या होगा? अब देखो, आप सोचोगे 2πr अगर सर्कल का पेरीमीटर है तो सेमी सर्कल का पेरीमीटर अपॉन 2 करके आप πr बोल दोगे। πr जो बेटा लेंथ आई है ना, वो केवल किसकी लेंथ आई है? हमारी ये जो है ना, ये इसकी लेंथ हमारी आई है πr। आपके आधा करने से इसकी लेंथ आई है। लेकिन पेरीमीटर क्या होता है? बाउंड्री की लेंथ। तो इस वाली लेंथ को तो आप भूल गए। तो r प्लस r 2r, तो πr में 2r भी ऐड होगा। ठीक है। तो ये पूरा सर्कल सेमी सर्कल का क्या होता है? पेरीमीटर होता है। और एरिया क्या होता है? πr² अपॉन 2। ये तो नॉर्मली आप याद रख सकते हैं। ठीक है, दिख रहा होगा आपको। πr प्लस 2r क्या होता है? इसका पेरीमीटर। ये वाली लेंथ πr और ये वाली लेंथ 2r। एरिया क्या होता है? πr² अपॉन 2। सिंपल। सो आई होप आपको समझ आया होगा अभी तक मैंने जो पढ़ाया है। अभी हमने ट्राइंगल पढ़ा, क्वाड्रिलेटरल पढ़ा और सर्कल पढ़ा। तीनों जो अपन ने टॉपिक डिस्कस किए थे वो पढ़ लिया है। अब एक और चीज़ आ जाती है कि कोई रैंडम आपको क्वाड्रिलेटरल दे दे और ये सारे फॉर्मूले कहीं काम ही नहीं आ रहे हो, तो हम क्या करेंगे? तो देखो इधर, देखो ये आपको एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है ना। अब ये ना तो मतलब हमें कुछ ऐसा लग ही नहीं रहा है। ये वाली लाइन भी क्या है? थोड़ी तिरछी है। तो इसको अगर मैं आगे ऐसे बढ़ाती जाऊंगी लाइन को, और ये लाइन भी आगे बढ़ाऊंगी, तो ये भी मिल रही है। और ये वाली लाइन भी आगे ऐसे बढ़ाते जा रहे हैं, ये भी बढ़ाते जा रहे हैं, तो ये भी लाइन आगे जाके मिल रही है। तो ये साला जो मतलब क्वाड्रिलेटरल है, ये ट्रेपेजियम भी नहीं है हमारा। तो अब हम इसका एरिया कैसे निकालेंगे? ये तो दिक्कत हो गई हमारे को। तो दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें क्या करना है? एरिया इसका निकालने के लिए पहले तो बीच में एक डायगोनल बनाना है। इस क्वाड्रिलेटरल का हमने क्या किया? डायगोनल बना दिया। उसके बाद अगर हमको ये वाली हाइट और ये वाली हाइट गिवन हो, तो हम कैसे निकाल सकते हैं इसका एरिया? हाफ इंटू बी डी यानी ये वाला डायगोनल की लेंथ इंटू h1 प्लस h2। ठीक है। इस फॉर्मूले में पुट करने के बाद हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। और इसका पेरीमीटर कैसे निकलेगा? नॉर्मल पेरीमीटर तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, चारों साइड का सम पेरीमीटर निकल जाएगा। अब देखो ये वाला फॉर्मूला आया कैसे? अगर आप ध्यान से देखोगे, ये वाला जो ट्राइंगल है, इसका एरिया बताना क्या होगा? हाफ इंटू बी डी इंटू h1। इस वाले ट्राइंगल का एरिया। इस वाले ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? ये वाला जो अभी मैं बना रही हूँ, इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? प्लस हाफ इंटू बी डी इंटू h2। ठीक है, यही होगा। अब दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? हाफ इंटू बी डी। तो हाफ इंटू बी डी कॉमन आ गया, अंतर बचा h1 प्लस h2। तो यही पूरा जो फॉर्मूला है अभी मैंने यहाँ पर लिख रखा है, ये वाला है ना, हाफ इंटू बी डी इंटू h1 प्लस h2। तो यहाँ से हमारे फॉर्मूला जनरेट हुआ है। नीचे देखो मैंने एक्सप्लेन भी कर रखा है ना। तो ध्यान रखना, ये फॉर्मूला कब काम का है? जब बीच वाला एक डायगोनल आपको दे रखा हो और इसकी हाइट आपको गिवन हो, या फिर नॉर्मल कोई ऐसा क्वाड्रिलेटरल बना रखा हो, ये वाला डायगोनल गिवन हो और इधर हाइट दे रखी हो तो भी चलेगा, पर इस फॉर्मेट में होना चाहिए। और अच्छा, अगर मेरे को एक बात बताओ, आपको एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है मान लो, जिसमें आपको ये 4 दे रखा हो, 5 दे रखा हो, 6, 7 दे रखा हो, और बीच वाले डायगोनल की लेंथ दे रखी हो 8, तो आप इसका एरिया कैसे निकालोगे? इसमें आपको है ना, ये वाली जो लाइन है ना, ये इसकी हाइट और इसकी हाइट ये भी गिवन नहीं है। ये लेंथ आपको गिवन ही नहीं है, h1 और h2 गिवन ही नहीं है। तो आप इसकी हाइट कैसे निकालोगे? मेरे को बताओ। कुछ आ रहा है दिमाग में? केवल आपको 4 साइड दे रखी है और बीच का एक डायगोनल दे रखा है, तो हाइट निकालने में दिक्कत हो रही होगी। पर अगर आप गौर से देखोगे तो ये क्या बन रहा है? एक ट्राइंगल बन रहा है। इस ट्राइंगल की तीनों साइड अलग अलग है। ट्राइंगल की तीनों साइड अलग होती है, वो वाला ट्राइंगल कौन सा होता है? स्केलन ट्राइंगल। उसका मैंने फॉर्मूला क्या बताया था? एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। सेमी पेरीमीटर हिरोन्स फार्मूला पढ़ा था, तो हिरोन्स फार्मूले से इस ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा।
फिर दोबारा लगाएंगे तो इस वाले ट्राइंगल का एरिया दोबारा ये फार्मूला लगा के निकाल लेंगे, उन दोनों को ऐड कर देंगे, 1 का एरिया प्लस 2 का एरिया, तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो थोड़ा आपको आई होप समझ आया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन में ऑलरेडी अगर आपने आंसर देख लिया हो तो कोई बात नहीं, बट नीचे पढ़ लो क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन पढ़ो। द एरिया ऑफ ट्राइंगल, मैंने नीचे क्योंकि ऑलरेडी आंसर एक्सप्लेन कर रखा है, सो मैं नहीं चाहती आप एक बार खुद से ट्राई करें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, और बाकी मैं तो समझा ही रही हूँ, वीडियो पॉज करके ट्राई करो। द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल विथ बेस एक्स, एक ट्राइंगल है जिसका बेस एक्स दे रखा है और हाइट गिवन नहीं है। द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू द एरिया ऑफ स्क्वायर, तो जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है, मान लो इसकी हाइट है एच मान लेते हैं, तो ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस एक्स हो गया क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है, इज इक्वल टू द एरिया ऑफ स्क्वायर विथ द साइड एक्स, स्क्वायर की भी साइड एक्स ही है और उसके एरिया के बराबर है ये वाला एरिया, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर या लेंथ का स्क्वायर, तो एक्स से एक एक्स कैंसिल हो गया, तो हमें क्या निकालना है, द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल इज, एल्टीट्यूड का मतलब अभी मैंने बताया था एल्टीट्यूड यानी उसकी हाइट, तो हाइट क्या आ जाएगी, 2x आ जाएगी, ये 2 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2x हाइट हमारी आ जाएगी इसकी। तो आप देखेंगे ध्यान से, इधर हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ये 2x आ गया है ना। नॉर्मल अभी अपन ने ऐसा कैलकुलेट किया था कि एक ट्राइंगल दे रखा है, उस ट्राइंगल का बेस x है, तो वो एक स्क्वायर के एरिया के बराबर है जिसकी भी लेंथ क्या है, x दे रखी है, तो इसका एरिया x स्क्वायर, ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू एक्स इंटू एच, नॉर्मल सॉल्व करके h बराबर 2x आ गया। वैसे सी टेट में आया हुआ है बट अच्छे तरीका का क्वेश्चन था इसलिए मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया। और ये देखो इधर मैंने यहाँ साइड में भी एक्सप्लेन कर रखा है, एल्टीट्यूड मतलब उसकी सीधी वाली लेंथ जो 90 डिग्री का एंगल बना रखी हो, मीडियन यानी जो उसको 2 पार्ट में डिवाइड करती हो इक्वल पार्ट में। देखो इसके नीचे मैंने इसका आंसर सॉल्व कर रखा है, सो आई होप वो आपको ना दिखे, केवल क्वेश्चन दिखे। देखो पढ़ो, अ स्क्वायर एंड अ सर्कल आर फॉर्म्ड यूजिंग पीसेज ऑफ वायर, हमने एक वायर के पीस से स्क्वायर और सर्कल बनाने का ट्राई किया, ऑफ लेंथ दिस, अब लेंथ बोल रहा है मतलब पेरीमीटर हो गया, ठीक है, लेंथ का मतलब पेरीमीटर, और अगर हम कुछ कवर कर रहे हैं तो मतलब एरिया, द रेशो ऑफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर टू डैट ऑफ द सर्कल। देखो अब इसमें अपन क्या कर सकते हैं, गौर से देखना, अगर हम मैंने एक मान लो एक वायर लिया, उससे पहले मैंने सर्कल बनाने का ट्राई किया, अब उसी सेम वायर से मैं स्क्वायर बनाने का ट्राई कर रही हूँ, तो आप मुझे एक बात बताना कि वायर की लेंथ तो वो की वही है, तो हम उससे चाहे स्क्वायर बनाए चाहे सर्कल बनाए, उसका पेरीमीटर चेंज होगा क्या, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो होगा वो पेरीमीटर ऑफ सर्कल के बराबर हो जाएगा क्योंकि वायर की लेंथ तो उतनी की उतनी है ना। देखो नॉर्मल मैं आपको बताती हूँ, जैसे इधर मेरा हाथ देखो, एक वायर लिया इतना छोटा सा, ठीक है, तो उससे क्या बन गया, हमारा एक सर्कल बन गया इतने से वायर की लेंथ से। अगर वायर से मैं स्क्वायर बनाऊँ तो मतलब मुझे स्क्वायर की साइड थोड़ी छोटी करनी पड़ेगी ज़रूर, लेकिन इतना सा स्क्वायर बनेगा पर वायर की लेंथ तो उतनी की उतनी ही रहेगी, तो मतलब जो हमारे स्क्वायर का पेरीमीटर है जो सर्कल का पेरीमीटर है वो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, दोनों बराबर हो गए, मतलब 2πr बराबर 4a हो जाएगा, है ना। स्क्वायर का पेरीमीटर यही पढ़ा हमने और सर्कल का पेरीमीटर यही पढ़ा, ठीक है। देन द रेशो ऑफ द एरिया ऑफ स्क्वायर, तो स्क्वायर का एरिया और सर्कल के एरिया में हमें निकालना है रेशो, तो एक काम करते हैं हम इसकी रेडियस निकाल देते हैं, इधर ये 2 से 2 कैंसिल, मतलब 2 से 4 कैंसिल, और r क्या आ गई हमारी 2a/पाई, यही हमारी इसकी रेडियस आ गई, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा, रेडियस हमारी क्या आ गई 2a/पाई। अब रेडियस 2a/पाई आई है,
और हमसे क्या पूछ रहा है, किसका रेशो पूछ रहा है, रेशो ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर, मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर यानी ए स्क्वायर अपॉन में टू डैट ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर, आर यानी 2a अपॉन पाई का होल स्क्वायर। आर की वैल्यू हमने यहाँ से इधर पुट कर दी, तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे ए स्क्वायर अपॉन इधर पाई, इधर क्या बचा 2a यानी 4a स्क्वायर अपॉन पाई का स्क्वायर, यही बचा। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, इधर पाई से एक पाई कैंसिल, ये 4 पाई 1/4 पाई है, ये है ना 1/4 पाई है, तो ऊपर जाएगा तो पाई अपॉन 4 बन जाएगा, मतलब क्या आ गया पाई रेशो 4। सिंपल। आई होप आपको समझ आया होगा मैंने कैसे सॉल्व किया है। हमने सॉल्व किया था तो हमारे क्या आंसर आया था, यही आंसर आया था पाई अपॉन 4। फिर हमारे क्या किया था, रेशो में कन्वर्ट पाई रेशो 4 कर दिया था, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो गया। और अपन पूरा क्वेश्चन पढ़ो, ये चीज़ आपको दिख रही है, इस चीज़ का अपन ने यूज़ कहीं पर लिया ही नहीं है, उसके यूज़ लिए बिना ही हमारा क्या आ गया है, आंसर आ गया है। क्योंकि देखो हमसे क्या पूछा था, रेशो पूछा था, है ना, तो रेशो में हमें पता है कि जब तक हम किसी की एग्जैक्ट वैल्यू ना निकालें तो कुछ ना कुछ हमारा अगर रेशो लेंगे तो ऊपर नीचे कट सकता है हमारे। अगर देखो यहाँ पर ये जो लेंथ दे रखी थी, अपन ने स्टार्टिंग में क्या किया था, 2πr बराबर 4a किया था, है ना, तो अपन ने रेडियस कैसे निकाली थी, 2a अपॉन पाई करके ऐसे ही निकाली थी। तो अगर अपन चाहते तो 2πr को पहले तो इसके बराबर रखते, 5024 के बराबर, उससे रेडियस की वैल्यू आती, 4a को इसके बराबर रखते, फिर उससे a की वैल्यू आती, फिर अपन पाई आर स्क्वायर इसका एरिया निकालते, r की वैल्यू इसमें रखते, फिर इधर a की वैल्यू जो आई है a स्क्वायर में रखते, स्क्वायर का एरिया निकालते, तो कितना लेंदी प्रोसेस हो जाता। तो इन्होंने जानबूझ के आपको यहाँ पर उलझाने के लिए ये वैल्यू दे रखी है, इसका कुछ यूज़ यहाँ पर है नहीं, उसके बिना नॉर्मल अपन अगर सॉल्व करें तो भी हमारा आंसर आ रहा है, दैट इज़ पाई अपॉन 4। आई होप मैंने समझाया है तो उससे आपको ईजिली अच्छे से समझ आया होगा। अब एक रीट मीन्स में आया हुआ क्वेश्चन देखते हैं क्या है। टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर दिस एंड दिस, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, 3x है ना, 3x और दिस, देन द स्मॉलर एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। अब देखो पहले तो हम बनाते हैं पैरेललोग्राम, उसका ये वाला एंगल, एडजेसेंट का मतलब क्या है, टू एडजेसेंट एंगल, हिंदी में क्या है, समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोण, ठीक है, तो हिंदी मीडियम वाले इससे पढ़ के समझ ही गए होंगे। एडजेसेंट का मतलब जस्ट एक के बाद एक, एडजेसेंट यानी जस्ट एक के बाद एक, तो अगर हमें ये वाला एंगल दे रखा है तो मतलब हमें ये वाला एंगल भी दे रखा है, ये दोनों आपस में क्या हो गए, एडजेसेंट हो गए। और अगर मैं इन दोनों एंगल्स की बात करती तो ये और ये वाले, तो ये अपोजिट एंगल कहलाते हैं, ठीक है, समझ आ गया, अपोजिट एंगल और एडजेसेंट एंगल पता लग गया। चलो अब ये हमें दे रखा है, ये वाला एंगल क्या दे रखा है, 3x माइनस 4 डिग्री, और ये वाला एंगल हमें क्या दे रखा है, 3x माइनस प्लस 10 डिग्री, ठीक है। और हमें पता है कि ये दोनों लाइंस जो होती है आपस में पैरेलल होती है, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो ये दोनों लाइंस पैरेलल है, और ये एक ट्रांसवर्सल यहाँ आके इसको कट कर रही है, ठीक है, ये ट्रांसवर्सल आके इसको कट कर रही है दोनों पैरेलल लाइंस को। तो ये वाला जो एंगल होता है और ये वाला जो एंगल होता है, उनका सम आपस में किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है ना। ये वाला पोर्शन वैसे मैं ज्योमेट्री में कराने वाली हूँ, बट इतना बेसिक शायद आपको आता होगा। तो हम क्या लिखेंगे, 3x माइनस 4 प्लस 3x प्लस 10 बराबर 180 डिग्री, क्योंकि इन दोनों का सम किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर है, क्योंकि ये पैरेलल लाइन से दो और उसको ये ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो ये दोनों इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं और ट्रांसवर्सल के सेम साइड है, तो दोनों का एंगल किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर। अब इसको नॉर्मली सॉल्व कर दो, 6x प्लस 6 बराबर 180 डिग्री, 6 कॉमन ले लिया, अंदर बचा x प्लस 1 दैट इज़ 180, 6 से इसको कट करोगे तो 30 आ गया, और इधर x बराबर, वेट अ मिनट, हाँ x बराबर हमारे क्या आ जाएगा,
30 माइनस 1 दैट इज़ 29। मैंने देखा कि x की वैल्यू इसमें निकालने का पूछ रखा है, तो ऑप्शन में कहीं 29 नहीं दिखा, तो मैं ऐसे कंफ्यूज हो गई, मैंने कहीं गलत तो नहीं कर दिया। तो ये हमारे x की वैल्यू आ गई 29। ठीक है, हमने दोनों एंगल को प्लस किया, 180 डिग्री रखा और x का आंसर 29 आ गया। तो हमसे पूछ रहा है कि स्मॉलर एंगल कौन सा होगा। अब आप खुद ही बताओ, ये जो दो एंगल आपको दे रखे हैं 3x - 4 और 3x + 10, स्मॉलर एंगल कौन सा दिख रहा है जिसमें 3x करके -4 का रखा है। तो पहले तो अपन 29 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि ये x की वैल्यू है ना। तो ये कितना आ जाएगा 87। 87 और -4 कर देंगे, -4 करने पर कितना आ गया 83 आ गया। -4 क्यों किया भाई, 3x - 4 दे रखा है ना क्वेश्चन में, क्या कर रहे हो, 83। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप आपको समझ आया होगा, आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना और वीडियो को आगे ज़्यादा न बढ़ाते हुए। थैंक यू सो मच।